हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है डिमांडिंग इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर्स का एक तो फेवरेट टॉपिक हो जाता है ये। हमारे टीजीटी के एग्जाम्स में, पीजीटी के एग्जाम्स में, इनफैक्ट जो बीएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है ये एक सिंगल टॉपिक। डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं आज सभी कवर हो जाएंगे, 101% गारंटी है। इतना सेशन आपने कवर कर ले तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इनका पूरा नाम होता है जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। वन सेकेंड। इनका जो प्रॉपर नेम है वो है जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। ये इंग्लिश बॉटनिस्ट है, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे ये दोनों ही, और साथ में काम करते थे रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि क्यू में है, मतलब इंग्लैंड में सिचुएटेड है, तो ये वहाँ काम करते थे। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर्स कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमको बेसिक टू एडवांस तक पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनका जो क्लासिफिकेशन किस प्रकार का था, दैट मीन्स आर्टिफिशियल था या नेचुरल था, तो बेंथम और जो हुकर हैं इन्होंने क्या किया कि इनका जो क्लासिफिकेशन का मोड था वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन किस तरीके का था जो बेंथम एंड हुकर ने दिया, तो वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अगर मैं एक बात बताएं, जो बेंथम और हुकर की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, पूरे जो फेनेरोगेम्स हैं, जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, उसके बारे में, जो क्लासिफिकेशन के बारे में जो भी बताया था वो इनकी बुक है जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने उसमें बताया था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाती है कि इन्होंने पब्लिश तो कर दिया था, लेकिन जेनेरा प्लांटेरम की 3 वॉल्यूम्स हैं। पहली वॉल्यूम रिलीज हुई थी 1862 में और लास्ट रिलीज हुई थी 1883 में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डबल मार्क कर लेना, प्रॉपर नोट्स बना के चलो, कुछ भी चलो उसका मुझे नहीं पता, बस आपका ये टॉपिक हर हाल में क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो को, एंड पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन का जो मेथड है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि दे अरेंज एंड क्लासिफाइड ऑल प्लांट्स, जितने भी उस टाइम तक जो भी प्लांट्स फेनेरोगेम्स जाने जाते थे, फ्लावर बियरिंग प्लांट जितने भी जाने जाते थे उस टाइम, उन्होंने उनको क्लासिफाई किया नेचुरल सिस्टम के माध्यम से। नेचुरल सिस्टम का मतलब आप जानते हैं, दैट मीन्स कि कोई इवोल्यूशनरी इतिहास को टच नहीं किया। प्लांट्स के जो भी हैबिट थे, जो भी उसके हैबिटेट था, उनके बेस पर उनकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उनकी क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, उनके बेस पर ही इन्होंने इसको क्लासीफाई किया। तभी इसको कहा जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट जैसे दिखने में लग रहे थे ना, जो भी उनका हैबिटेट था, जो भी था, उस एक्चुअल तरीके से ही प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था, उसका कोई इतिहास नहीं देखा गया था, इसलिए इसको कहा जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें मैंने वही बात अभी बताई थी कि कोई फाइलोजेनेटिक मतलब हैबिटेट, सॉरी, हैबिट एंड हैबिटेट का मैंने फंडा है गलत बताया था। हैबिट और हैबिटेट को भी इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा गया था। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो थे प्लांट्स के, उनको भी ध्यान, मतलब कोई इवोल्यूशनरी इतिहास जो भी रहा होगा ना, वो भी इन्होंने बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। जितना भी फंडा था वो इनके एक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इन्होंने इसको क्लासीफाई किया था, जितने भी फेनेरोगेम्स प्लांट्स उस टाइम जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट बात अगेन फिर आ जाती है कि इस क्लासिफिकेशन में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि भाई फैमिलीज कितनी थी जो उन्होंने क्लासीफाई की थी। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में 202 फैमिलीज को रखा था, जिसमें से 202 फैमिलीज में से 3 फैमिली जो थी वो जिम्नोस्पर्म्स की थी, बाकी जितनी भी बची थी वो सारी की सारी एंजियोस्पर्म्स की थी। समझ में आ गया? मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स को मेनली इन्होंने क्लासीफाई किया था अपने क्लासिफिकेशन के मेथड में। सिर्फ 3 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स हैं, बाकी जितनी भी बची हुई फैमिलीज थी ना वो सारी एंजियोस्पर्म्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बाद में इन्होंने डिस्क्राइब की थी उस 202 फैमिलीज के अंदर स्पीसीज कितनी आई, 97,205, मतलब 97,205 स्पीसीज को इन्होंने उस क्लासिफिकेशन में रखा। जेनेरा की अगर हम बात करें तो जेनेरा होते हैं 7,569, यानी कि 7,569 जेनेरा को इन्होंने उसको में क्लासीफाई किया था। यहाँ तक की बात क्लियर है? जो मैं नंबर्स आपको बता रही हूँ ना, फॉर एग्जांपल 202 फैमिलीज हो गई, 97,205 स्पीसीज हो गए, जेनेरा हो गए, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए डबल मार्क कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फेनर गेम्स को डिवाइड करें 3 क्लास में, यानी कि जितने फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं उनको बेंथम एंड हुकर ने 3 क्लास में डिवाइड किया। वो क्लास कौन कौन सी हैं? एक तो है डाइकोटिलीडीनी, एक होती है जिम्नोस्पर्मी, थर्ड होती है मोनोकोटिलीडीनी। इन तीनों ही क्लासेस को आपने बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में जब मेथड होता है ना कि डिफ्रेंशिएट किस में किया गया, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 क्लास है, कौन कौन सी हैं फिर से रिपीट करते हैं। डाइकोटिलीडीनी है, जिम्नोस्पर्मी है, मोनोकोटिलीडीनी है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ें। अब आपको एक बात और याद रखनी है, मैंने ना एक दिन आपको टर्म्स बताई थी कुछ कि पेरियांथ क्या होते हैं, मतलब कुछ फैमिलीज भी डिस्कस की थी ना, तो उन्होंने टर्म्स बहुत अच्छे से बताया था। बेंथम एंड हुकर ने फोकस किया कि जो स्पीसीज हैं उनके टाइप ऑफ पेरियंथ किस प्रकार का है, उनमें नंबर ऑफ हुल्स कितने हैं, वो फ्यूज हैं, हुल्स जो हैं फ्री हैं आपस में। तो यही इनका जो क्लासिफिकेशन इसका बेसिस रहा था। ठीक है, फैमिली जो होती है, बहुत सारी फैमिलीज हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई शुरू कहाँ से हो रही, कौन सी फैमिली से, और ख़त्म कौन सी फैमिली पर हो रही है। फैमिली जो है 202 फैमिलीज थी, शुरू हुई रेननकुलेसी से और ख़त्म होती है ग्रेमिनी, यानी कि जिसका अनदर नेम होता है पोएसी। अब पोएसी कहने लगे हैं। तो रेननकुलेसी से शुरू हुआ और पोएसी पर जाकर ये बातें जो फैमिली है वो ख़त्म हो जाती है। टोटल 202 फैमिलीज में की 3 फैमिली जिम्नोस्पर्म है, बाकी रेस्ट जितनी भी बचती हैं वो क्या हैं, वो एंजियोस्पर्म्स हैं। दैट मीन्स इन्होंने प्रॉपर फोकस किया था एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावर बियरिंग प्लांट्स पर ही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो भाई अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि रेनक्लोसी को ही पहले नंबर पर क्यों रखा। रीज़न पता है क्या है? रेनक्लोसी फैमिली जो है ना डाइकोटिलीडीन की बहुत अच्छी फैमिली मानी जाती है, और ये काफ़ी प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुरानी फैमिली है, इसलिए इसकी जगह तो इन्होंने दी पहले। क्लासिफिकेशन को जब प्रिपेयर किया जाता है ना, तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं ताकि कोई उस पर ऑब्जेक्शन ना लगाए, और हर एक फैमिली जो पहली है उसको पहले रखा जाता है, जो काफ़ी एडवांस होती है उसको बाद में रखा जाता है। तो सबके बहुत अच्छे अच्छे रूल्स बनाए गए हैं इस कैटेगरी के हिसाब से। तो रेनक्लेसी जो फैमिली डाइकॉट्स की फैमिली होती है, ये काफ़ी पुरानी फैमिली है, तो इसलिए इसको पहले रखा गया। पोएसी फैमिली जो है ये काफ़ी एडवांस्ड फैमिली है, इसलिए इसको रखा गया था बिल्कुल लास्ट में। और ये रीज़न होता है पहले और बाद में रखने का। क्लासिफिकेशन जब बहुत किया जाता है ना, तो सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। ऐसा नहीं कि फैमिली आई, जो भी कैरेक्टर पता लग रहे हैं उनको बस भरते गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत रिसर्च लगती है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने में ना। जब ये क्लासिफिकेशन किया गया था 21 साल लगे थे, तो इसलिए हर एक चीज़ को अच्छे से क्लासीफाई किया था, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, तब जाके सारे स्पीसीज को वहाँ पे रखा गया था। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है इसको एक्सेप्टेबल, ज़्यादातर जगहों पर ये बहुत एक्सेप्टेबल था, ज़्यादा एलिगेशंस नहीं लगाए गए, क्योंकि जब प्रैक्टिकल्स करते हैं ना तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही थी, क्योंकि हर एक मटेरियल तो नया था। उन्होंने हर एक फीचर्स को बहुत अच्छे से वहाँ क्लियर किया था, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन था काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड हुआ। ब्रिटेन में जो भी इसकी वर्ल्ड सेंचुरीज थी वहाँ पे कुछ थे, जैसे कि यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, वहाँ पे ये मतलब नहीं अपनाए, जैसे कि यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका, जर्मनी हो गया, वहाँ पर इस क्लासिफिकेशन को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि काफ़ी डिमेरिट्स भी बताए गए। आधार बाद में डिस्कस करेंगे मतलब अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर डिमेरिट्स क्या क्या थे, इसके अवगुण क्या क्या थे इस क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्या क्या जो बड़े जनरा थे ना, जिनको पढ़ने में टिपिकल होता, कठिनाई होती जिनको पढ़ने में, उनको बाद में कुछ ऐसे सब जनरा में डिवाइड किया गया, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ताकि वो उनको आइडेंटिफाई अच्छे से किया जा सके। तो मतलब हर एक रूल जो यहाँ पे बनाया गया था इस क्लासिफिकेशन में, वो इस तरीके से था कि जो पढ़ना है उसमें बहुत आसानी हो, इन चीज़ों को बाद में क्लासीफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी थी। इसके डिमेरिट्स के बारे में अगर यहाँ तक हमने करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए, अब हम बात करते हैं इसके अवगुण क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कि इसमें हैबिट नहीं देखा गया, हैबिटेट नहीं देखा गया, इवोल्यूशनरी इतिहास क्या रहा गया वो नहीं देखा, सिर्फ क्या देखा था, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर देखे गए थे। तो इसलिए इट डजेंट इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। दैट मीन्स इन्होंने इवोल्यूशन के किसी भी कंसेप्ट को अपने क्लासिफिकेशन में लागू ही नहीं किया था, तो ये इनका बहुत बड़ा अवगुण हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्मी जो क्लास थी उसको उन्होंने बीच में रखा। वो भी 2 ग्रुप थे, कौन कौन से ग्रुप? इसके मोनोकॉट्स के और डाइकॉट्स के बीच में जिम्नोस्पर्मी को रखा, जिससे बहुत सारे लोगों ने मतलब इस पर, बोटनिस्ट ही होंगे, उन्होंने बहुत एलिगेशंस लगाए इस चीज़ पर कि ये यहाँ रखना उचित नहीं था। तो इसलिए
इसको जिम्नोस्पर्मी को वहाँ रखना उचित नहीं समझा गया कुछ बॉटनिस्ट के द्वारा, तो इसलिए इसको नकार दिया गया इस क्लासिफिकेशन को उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाइकॉट्स की, तो डाइकोटिडीन जो है ना, उनको तो कई सारे क्लासेस में बांट दिया गया, कई सारी सीरीज में बांटा गया और कई सारे ऑर्डर्स में बांटा गया इस क्लासिफिकेशन में। लेकिन वही मोनोकोटिलिडीन जो है ना, उनको डायरेक्ट सीरीज में डिवाइड किया गया था, ना ही तो उनको क्लास में डिवाइड किया गया और ना ही उनको ऑर्डर्स में बांटा गया, डायरेक्ट सीरीज में बांट दिया। तो इसलिए ये जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन था, ये इनका फीडबैक रहा। नेक्स्ट अगर बात करें, पॉलीपेटली प्लांट जो होते हैं ना, उनकी सुपीरियर ओवरी को ट्रीट किया गया सबसे पहले, और जो इन्फीरियर ओवरी थी उसको बाद में ट्रीट कर रहे थे। जबकि गैमोपेटली में क्या था, इन्फीरियर ओवरी को पहले और ट्रीट किया गया था, और इन्फीरियर मतलब बाद में उसको, इन्फीरियर को बाद में और सुपीरियर को पहले ट्रीट किया गया। तो मतलब अपोजिट था दोनों का। इसलिए इस जो क्लासिफिकेशन है इसके कई सारे फीडबैक भी रहे, कुछ अच्छी बातें थी, कुछ अवगुण थे तो कुछ गुण भी थे। तो इसलिए ज़्यादातर ये एक्सेप्टेबल था और क्लासिफिकेशन के मुकाबले। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी तक ये नहीं माना जाता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप हो गया, जर्मनी हो गया। तो प्रॉपर इस तरीके से हमने हर एक पॉइंट को जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट था वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। करना इतना है आपने कि आपका ई-लर्निंग मटेरियल चैनल होता है, उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर डिस्कस करेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर भी कोई कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगी आपके क्वेश्चंस को।